अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक में मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। आपको मालूम है कि एजाज सैयद ने फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले ब्रेक की, और अब जब डिटेल में इन्होंने सारी रिपोर्ट का जायज़ा लिया है तो बड़े ही अहम इंकशाफात हुए हैं सेक्रेटरी दिफा की तरफ से और वज़ीर दाखिला की तरफ से। और वो अहम इंकशाफात क्या हैं, इस पर बात करेंगे एजाज के साथ। और एक कुदरती आफत के आने के हवाले से खुदा न खास्ता एक पेशगोई की गई है, वो पेशगोई क्या है और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इससे महफूज रखे, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं एजाज से। एजाज जी, क्या क्या आपने इसमें से क्या पढ़ के क्या निकाला है? आसिफ, ये जो दो बातें आपने की हैं ये तो बिल्कुल हैं, लेकिन एक और बहुत अहम बात है, और वो ये है कि कमीशन ने किन अफराद का सुराग लगाया है जो धरना था साल 2017 में फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक का, उसको माली मदद देते रहे या दूसरी मावनत करते रहे। ये बड़ी अहम बात है। ये सबसे बड़ी अहम अहम बात है कि कौन फीड करता था। हाँ, ये सबसे अहम है। जो कमीशन की हुकूमत रिपोर्ट, मुखालिफ इस धरने को कौन फीड बिल्कुल करता? बिल्कुल, क्योंकि इस धरने के बारे में तो शक यही किया जाता रहा है कि इसको एजेंसियां सपोर्ट कर रही थी, लेकिन धरने की जो मावनत कर रहा था कौन, इसके ऊपर तो फैज़ हमीद साहब से जब पूछा गया था, जो कि उस वक्त DGC थे, उनसे पूछा गया कि जी आपने क्या जो इस बात का जायज़ा लिया था कि माली मावनत कौन कर रहा था, तो उन्होंने कहा ये मेरे मैंडेट में नहीं आता। ये बड़ी अहम बात है कि ISI का इंटरनल सिक्योरिटी विंग का सरबराह कह रहा है कि जी मेरे उसमें नहीं आता। जबकि मेरा ख्याल है कि इतने जो बड़े इदारे हैं और अहम इदारे हैं वो अपने तौर पे भी मालूमात रखते हैं इन चीज़ों की, बेशक उनको साइन ना भी किया गया हो। अच्छा, ये मेरे पास ना लिस्ट है, वो लिस्ट में कुछ पढ़ देता हूँ। ये बताएं जो ये बड़ी ज़रूरी है, ये बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ आसिफ। जी प्लीज़। और मैं आगे उसके बारे में जो रिमार्क्स हैं वो भी पढ़ देता हूँ कि क्या मावनत क्या कर रहे थे या इनसे इन्होंने क्या मदद की धरने की। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम भी है। सबसे पहले फाइनेंसर और फैसिलिटेटर्स में डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी पैट लीडर है। ये इनका नाम आया है और इनके ऊपर लिखा गया डिस्ट्रीब्यूटेड फूड्स अमंगस्ट पार्टिसिपेंट्स फॉर फ्यू डेज। यानी ताहिरुल कादरी साहब की जमात जो है वो खाना मुहैया कर रही थी, चंद दिनों इन्होंने किया। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर नाम लिखा है सूफ़ी जमील, ये साबिक हैं सरबराह फजले रब्बी बेकर्स के, साबिक मालिक है। फजले रब्बी बेकर्स थी पिंडी में गालबन, तो ये सुबह का खाना नाश्ता जो है वो ये देते रहे हैं, इनके ऊपर ये। फिर तीसरे नंबर पे दिलपजीर अवान, ये भाई हैं मुमताज़ कादरी जो हैं उनके भाई हैं। इनके ऊपर यहाँ लिखा गया कि इन्होंने खाना अरेंज किया, जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनके लिए खाना अरेंज किया। ये याद रखने की बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो वजूद है उसकी बहुत बड़ी और बुनियादी वजह जो है मुमताज़ कादरी थे। उनके जनाजे पे जो गैदरिंग इकट्ठी हुई थी और उसकी वजह से, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज हुए थे। और मुमताज़ कादरी, बाज़ लोगों को नहीं पता, मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया था जो साबिक गवर्नर है सलमान तासीर को, और इसकी बायस इनको सज़ा हुई थी और इनको फांसी हो गई थी। फिर ताहिर इकबाल चिश्ती, सदर सुन्नी तहरीक रावलपिंडी, इनका नाम भी लिखा गया है कि ये PST कैडर्स के हैं, इन्होंने भी खुराक फ्राहम की। फिर डाटा केटरिंग लाल कुर्ती, ये लाल कुर्ती में का नाम है पिंडी में, दाता केटरिंग, सॉरी मैं डाटा कह दिया, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कर दिया, तो दाता केटरिंग है लाल कुर्ती में। खिजर नईम इसके मालिक का नाम लिखा हुआ है साथ। बड़ा नाम भी है इसमें, मैं बड़ा नाम बताने लगा हूँ। इनके ऊपर भी खुराक फराहम करने का इल्ज़ाम है। फिर छठे नंबर पर शाहीन केमिस्ट रावलपिंडी शेख वहाब हैं, उनके ऊपर उन्होंने भी खुराक दी मुजाहिरीन को। फिर सातवें नंबर पे गुलाम हुसैन कादरी एलियस साईं सरकार दरगाह लतीफ़िया इमाम बरी सरकार और मलूक सिहाला, इनका नाम लिखा हुआ है। ये रात का खाना फराहम करते थे, डिनर देते थे। आठवें नंबर पे बड़ा नाम है, अच्छा, वो है शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब का नाम है, उन्होंने कमीशन ने कहा कि इन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को धरने के दौरान खाना फराहम किया। 9वें नंबर पर गोल्डा टेंट केटरिंग सर्विस, इनकी गाड़ी नंबर लिखा हुआ है RIM 1400, तो इसके ज़रिए खाना तकसीम होता रहा।
फिर गुलशन वेलफेयर सोसाइटी, इनकी व्हीकल नंबर RIT 8814, इसका जिक्र किया है, कैरी डब्बा है, इसके ऊपर खाना तकसीम होता था। फिर आगे जो नाम है ना 6, ये बड़े अहम है। ये वो नाम है जिनसे कमीशन के मुताबिक कुल्हाड़ियाँ बरामद हुई, डंडे बरामद हुए। इनमें सज्जादा नशीन हज़रो अटक का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है। एक्सेस एंड आर्म्स रिकवर्ड, असलहा और कुल्हाड़ियाँ इनसे बरामद हुई। 12वां नंबर पे है डॉक्टर सैफ भट्टी, इनसे भी यही चीज़ें बरामद हुई। फिर पीर इनायतुल्लाह शाह अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, इनके बारे में भी यही लिखा हुआ है, इनसे भी यही बरामदगी हुई। गुलाम हुसैन कादरी अल मारूफ साईं सरकार दरगाह लतीफ़िया इमाम बरी सरकार, इनसे भी कुल्हाड़ियाँ और असला बरामद हुआ। मुफ्ती मोहम्मद अनीफ कुरैशी रावलपिंडी, इनसे भी कुल्हाड़ियाँ और असला बरामद हुआ। और अल्लामा इलियास कादरी अतारी ऑफ कराची अमीर दावत इस्लामी पाकिस्तान, ये वो आखिरी साहब हैं, इनसे भी कुल्हाड़ियाँ और असला बरामद हुआ। इन तमाम लोगों के नाम मैं और आप इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये कमीशन की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं कि ये मदद करते रहें, और अगर इन्होंने कोई मौक़िफ़ देना है तो हम हाज़िर हैं, ये हम प्लेटफॉर्म। एजाज, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि देखें, शेख रशीद बाद में आपको याद है कि अपने अहद में जब ये वज़ीर दाखिला थे तो इन्होंने एम्पावर किया था रेंजर्स को गोली चलाने के लिए, ठीक है। जबकि इनकी जब ये अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब ये धरना आया था 6 नवंबर 2017 को, तो उस वक्त ये खाना दे रहे थे, और बल्कि मुझे याद है इनकी एक तकरीर भी थी जिसमें उन्होंने कहा था जलाओ घिराओ और मैं आग लगा दो, कहा था। हाँ, और देखें वो 2014 का धरना था ना वो भी। नहीं, ये 2017 के धरने की बात हो रही है। उसमें इन्होंने खाना, ये 2017 के धरने में इन्होंने खाना दिया ना, जो कमीशन ने बताया। जी। और जब इनकी हुकूमत में आया, इमरान खान साहब की हुकूमत में आया तहरीक लब्बैक का धरना, तो इन्होंने कहा जी कि ये टेररिस्ट हैं, इनके भारत के साथ राब्ते हैं तहरीक लब्बैक के, और मैं रेंजर्स को एम्पावर कर रहा हूँ गोली मारने के लिए इनको, ठीक है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था। तो ये हमारी दो रंगी है हमारे सियासी लोगों की भी ना, जो गाए बगाए रिफ्लेक्ट होती है। आप देखें हमारी लीडरशिप के ना पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों पे उनके बयानात देखें, अपने अहद के, और जब वो अपोजिशन में होते हैं उस अहद के। अच्छा चलें, वो बात पेट्रोलियम से कहीं और निकल जाएगी। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, जो सियासी हमारी इशराफिया है ना, उसके पैमानों की तब्दीली का अमल जो है ना, वो इसमें बड़ा रिफ्लेक्ट हुआ। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, इसमें बहुत सारे मजहबी हलकों के दरगाहों के नाम है, समझ आती है वो शायद इस फिक्र को फॉलो करते हैं, उनके सिंपथाइजर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। ये जो आपने नाम पढ़ा शाहीन केमिस्ट जी, आपने एक कॉलोनी का नाम पढ़ा, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी एक जी, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लोग किस कैपेसिटी में उनको फंड कर रहे थे। मतलब ये तो बड़ी चेन्स हैं और ये। अच्छा, दो बातें हैं इसमें आसिफ। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोगों के मजहबी रुझानात हैं, और तहरीक लब्बैक जो है या ये बड़ी पॉपुलर है। तहरीक लब्बैक की जो नज़रिया है, शिद्दत पसंदी बाज़ मौक़ों पर नज़र आती है, जो कि मुनासिब नहीं है। ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून। लेकिन अगर आप लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी देखें तो आपको पता है 2018 के इलेक्शन में ये तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी थी। अभी के इलेक्शन में तो बिल्कुल फारग हो गए, लेकिन 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी सवाल था और अभी के इलेक्शन के ऊपर भी सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त आप और मैं जब जाते थे इलेक्शन की कवरेज में, बहुत सारे लोग हमें TLP के मिलते थे, और उनकी वो था। एक तो ये है कि मजहबी माइंडसेट के लोग हैं, वो खुद देते हैं। बाज़ का तो यूँ भी होता है, आपको याद हो असगर खान रिपोर्ट जो थी, असगर खान केस जो था, उसमें उस वक्त MI और ISI ने बिजनेसमैन को कहा था, यूनुस हबीब डालिया थे, उनके ज़रिए बैंक के भी थे उसमें जी। लेकिन तो बाज़ का ये भी होता है, लेकिन इसमें रिपोर्ट में तो किसी का नाम नहीं लिया हुआ। लेकिन एजाज, मेरी ये राय है, फिर आगे चलते हैं। मेरी ये राय है कि अगर हमने बतौर कौम आगे जाना है तो ठीक है, इन लोगों के खिलाफ अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं भी स्टार्ट करते, नहीं, इन्होंने कह दिया, कमीशन ने कह दिया कि जी इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बहाल किए जाएं। अच्छा, अगर इनके खिलाफ केसेस आपने करने भी है ना, तो इनके खिलाफ टैक्स के मुकदमात भी चलाए जाएं कि इतने बड़े मजमों को जब ये खाना फीड कर रहे थे तो क्या इन्होंने अपने गोशवारों में टैक्सों में ये चीज़ें शो की हैं? अदरवाइज इनके खिलाफ टैक्सों की कार्रवाई भी होनी चाहिए,
ठीक है ना, अगर किसी के मजहबी रुझानात हैं जो भी हैं तो उसको कानून के मुताबिक भी होना चाहिए ना। नहीं नहीं, अगर तो वो जिन लोगों ने- एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहा है और तो वो तो एक अलग फाइनेंसिंग कर रहा है, ऑफेंस है ना, तो ये लेकिन टेरर क्या फाइनेंसिंग के क्या केसेस उन्होंने ये पैसे, ये अखराजात अपने गोशवारों में शो किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो इनके ऊपर एक टैक्सों की भी एक इनकी बिल्कुल ठीक बात होनी चाहिए इंक्वायरी। अच्छा आसिफ, मैं इसमें ना दो वाकयात बताना आप वाकयात बाद में बताइएगा, आप हमें पहले सेक्रेटरी दिफा का वो बयान बताएं और वजीर दाखिला का वो बयान बताएं जो असल खबर है। एजाज, अच्छा सेक्रेटरी, बड़ी खबर है आपकी जो। बिल्कुल ठीक बात है। आसिफ लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक है, ये साबिक सेक्रेटरी दिफा थे। इनको बुलाया गया था, इनसे बयान लिया गया, बुलाया नहीं गया था, इनसे बयान लिया गया। तो इनसे कहा गया कि जी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्शन लें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि तीनों सर्विसेज में मौजूद हैं और जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है कि आप सियासत में मुलव्वस नहीं हो सकते। तो इन्होंने बताया कि देखिए हमने हुकूमत पाकिस्तान ने वजारत दिफा के ज़रिए ख़त लिख दिया तीनों सर्विसेज चीफ्स को कि कार्रवाई की जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। तो फिर कमीशन ने उनसे पूछा कि बताएं किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन उसमें कोई एविडेंस कोई नहीं था और किसी को नॉमिनेट तो नहीं किया गया था, लिहाजा कार्रवाई तो किसी की नहीं हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि एक ज़ुबानी जमा खर्च बज़ाहिर और बज़ाहिर मुझे याद है अच्छा कि ये कहा गया था फैसले में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के कि आपके जो लोग इसमें जिस तरह उन्होंने खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ तहकीकात करें और उसकी तहकीकात के बाद आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को ओबे नहीं किया बज़ाहिर गया ऐसा लग रहा है और कमीशन भी इस तरफ इशारा। इसका मतलब अच्छा क्या है? इसका अच्छा नहीं, मतलब एक ये मैं है, मतलब पहले बात मुकम्मल होने दी। उन्होंने कहा कि जी देखें 2018 का जो इलेक्शन है, ये सेक्रेटरी डिफेंस कह रहे हैं साबिक, कहते हैं 2018 के इलेक्शन में और इस धरने में कोई सबूत तो नहीं आया ना कि हमारा कोई बंदा मुलव्वस था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इनकी बात को देखा जाए तो सेक्रेटरी डिफेंस साहब तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सेक्रेटरी डिफेंस तो अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं जी किसका सबूत है, 2018 के धरने की क्या कोई तहकीकात करवाई? आंसर इज नो, कोई तहकीकात नहीं हुई। और 2017 के धरने की जो तहकीकात कराई है, आपके किसी एक बंदे ने आके कमीशन के सामने नाम ही नहीं लिया। नहीं लेकिन एजाज देखें, मैंने ये अबसार आलम के अलावा मुझे बताएं किसने नाम लिया? नहीं एजाज, इसमें एक चीज़ है ना, देखिए मैंने इस सुप्रीम कोर्ट में ना फैज़ाबाद धरना ट्रायल की रिपोर्टिंग की थी। उसमें अदालत ने बड़ा वाजे कहा था कि जो मुआहदा भी हुआ था ना, जो ये साइन भी हुए थे, ये भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दी थी। तो उसमें कहा यह गया था कि आप अपने लोगों की खुद इंक्वायरी करके और उनके खिलाफ एक्शन लेके हमें बताएं। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ इस पे। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ इस पे। देखिए इस पे दो, एक तो सेक्रेटरी डिफेंस का भी इसके ऊपर बयान है। सेक्रेटरी डिफेंस ने कमीशन के सामने इस बात, जो जनरल फैज़ हमीद हैं DGC, उनको डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने किया है वो कानून के मुताबिक किया, जो उनको हिदायत दी गई थी वो उन्होंने उसके मुताबिक किया। उन्होंने कोई खिलाफ डिसिप्लिनरी खिलाफ वर्जी कोई नहीं की। सेक्रेटरी डिफेंस कह रहे हैं, हमारे इधर तो बड़ा शोर मचा हुआ था ना कि देखें जी फैज़ हमीद को टांग देंगे और ये है और वो सर, ये बात होती रही। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा मीडिया ये बात करता रहा। मैं भी यही बात हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा मीडिया ये बात कर रहा था। और मैं क्या कह रहा था कि यार ये नहीं, मुझे होता हुआ चढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बुनियाद मेरी मालूमात नहीं थी, उसकी बुनियाद मेरा अंदाज़ा था कि अगर आज एक बंदे को आप टांग देंगे, कल आके मौजूदा वालों को भी प्रॉब्लम करेंगे ना। हो सकता है ना आके कि मुझे फलां ने कहा था, मुझे तो एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसको नहीं नहीं खुलने खुलना। दिया। अच्छा आप एक सही बात, थे, आप दुरुस्त। अच्छा दूसरी बात, एक तो सेक्रेटरी डिफेंस ने इनको डिफेंड किया, फिर दूसरी एक टेक्निकल बात हुई। एहसन इकबाल जो कि वज़ीर दाखिला थे, उनसे भी DGC के वाले से सवाल किया गया। एहसन इकबाल से भी और शायद खाकान अब्बासी से भी। शायद खाकान अब्बासी ने तो क्लियर कह दिया ना साबिक वज़ीर आज़म ने कि DGC उस टीम का हिस्सा थे जो मामले को रिजॉल्व कर रही थी। लेकिन एहसन इकबाल जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक बड़ी अहम नुक्ते वाली छोटी सी बात की। उन्होंने कहा जी कि DGC को मुज़ाकरात के लिए हमने भेजा था। कहते DGC आए मुज़ाकरात करके, फैज़ हमीद साहब, और वो मुआहदे का एक मतन लेके आए जो उन्होंने शेयर किया, जो कि प्राइम मिनिस्टर से शेयर किया गया। मुआहदे के मतन में क्या लिखा था
कि वज़ीर कानून ज़ाहिद अहमद का इस्तीफ़ा लिया जाए, लिखा था मतन में। अच्छा, और यहाँ पर ये याद रखने की बात है, ये गालिबन 27 नवंबर को 26-27 नवंबर को ये मुआहदा हुआ है। 22 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में, उस 22 नवंबर की मीटिंग में जहाँ पर सिविलियन लोग भी मौजूद थे, वफाकी काबीना के लोग भी मौजूद थे, पंजाब से राना सनाउल्लाह आए थे होम मिनिस्टर, और फौजी क़यादत भी बैठी हुई थी, यानी कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, उस वक्त के DG ISI, वो सारे बैठे हुए थे और DGC भी थे। उस मीटिंग में इस बात पर भी गौर किया गया था कि क्या ज़ाहिद अहमद को इस्तीफ़ा दिया जाना चाहिए। तो उस मीटिंग में ये कहा गया था कि ज़ाहिद अहमद का इस्तीफ़ा नहीं बनता, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी तब्दीलियाँ कानून के तहत की गई थीं वो पार्लिमानी कमेटी ने की थी, ज़ाहिद अहमद का तो कसूर ही कोई नहीं, और जो तरामीम की गई थी वो गलत तरामीम नहीं की गई थी, वो दुरुस्त तरामीम थी। मीटिंग में जो वज़ीर आज़म की सरबराही में हो चुकी थी, उस मीटिंग में ये बात तय हो गई थी कि ये इस्तीफ़ा नहीं होगा। फैज़ मीर साहब जाते हैं, अब वज़ीर दाखिला साहब का बयान। ये तो बहुत आप एक इंकशाफ कर रहे हैं एजाज, बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं जो प्रोफेसर साहब ने वहाँ बताया, प्रोफेसर एहसन इकबाल ने, कि एक बात वज़ीर आज़म के लेवल पे तय है और उसके बाद DGC जाके वो मुआहदा करके आ जाते हैं, साइन भी कर उस पे साइन भी थे। नहीं, अब हाँ, मैं अगली बात पूरी हो लेने दें। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि जब वो मुआहदा की कापी उन्होंने शेयर की ना, जो कि वज़ीर आज़म से शेयर की गई, मुआहदे में 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा भी लिखा हुआ था कि एग्री कर गए ये। दूसरा क्या लिखा हुआ था? दूसरा ये लिखा हुआ था कि इनका नाम लिखा हुआ था DGC का। तो वज़ीर आज़म जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एट दैट टाइम उन्होंने मुखालफत की थी कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। और मुखालफत जब वज़ीर आज़म कर दे तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी हो गया। क्यों हुआ? अब सवाल पैदा होता है कि क्यों हुआ। उस पर DGC ने और ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला ने ये बताया हुआ है कि देखें जी, वो वज़ीर दाखिला ने ये बताया कि उस वक्त तो हो चुका था, अब तो DGC ने बताया कि ये तो वापस नहीं हो सकता। यानी एजाज, ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है कि ये मुआहदा यानी पाकिस्तान में एक DGC जो है जिसको हुकूमत भेजती है कि आप मुजाहिरीन से बातचीत करें, और उससे पहले ये प्रिंसिपली डिसाइड हुआ है एक आला सतही मीटिंग में जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आर्मी चीफ मौजूद है, कि हमारा मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करेगा। उसके बाद DGC जाते हैं और उनके ना सिर्फ वज़ीर कानून के मुस्ताफ़ी होने के पे एग्री कर जाते हैं और मुआहदा इंक करके आ जाते हैं कि ये मुआहदा हो गया। ऐसी बात है ऐसी ना? बात तो एजाज की तो बड़ी एक हैरानकुन बात है, अलार्मिंग भी है, हैरानकुन भी है। अच्छा आसिफ, अगली बात सुनिए जो बड़ी हैरानकुन है, वो ये है कि सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्यों हुआ। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्यों। सेक्रेटरी दाखिला अरशद मिर्ज़ा ने कमीशन के सामने बयान दिया। वो बयान क्या है? उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म ऑफिस में इनको बुलाया गया, जहाँ पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद थे और वज़ीर आला शहबाज शरीफ वो भी मौजूद थे, गालिबन कोई और एक आध साहब और भी थे। वहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने कहा कि जी मेरे सामने बड़ी शदीद इख्तलाफ हुआ, बड़ी तलखी हो गई। किसके दरमियान? वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दरमियान। क्या किस बात पे तलखी हो गई? कि शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जी इस्तीफ़ा करवा दो, इस्तीफ़ा हो जाए, वज़ीर कानून इस्तीफ़ा दे दें, और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि इस्तीफ़ा नहीं होना चाहिए, ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज हो रही है, ये हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ना शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में मेरे दिल में और ज़्यादा इज्जत पैदा होती है कि वो अपने वज़ीर की हमायत कर स्टैंड कर रहा था, खड़े हुए, और उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? शहबाज शरीफ, मौजूदा वज़ीर आज़म। ठीक है, जिनका तल्लुक ही नहीं है ना, जिनका देखें तल्लुक भी नहीं है, वो उनकी टीम के मेंबर नहीं है। वज़ीर कानून वो सूबे में डील कर रहे हैं शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म वफाक में बैठा हुआ है, और वो सिर्फ शरीफ फैमिली का मेंबर होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो पार्टी का मेरा ख्याल है सदर होने की वजह से दबाव डाल रहे हैं कि आप ये काम करें। और मुझे नहीं पता कि इसमें नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे या नहीं थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, इस बात के ज़िम्मेदार हैं। और फिर नतीजा क्या हुआ? मैं यहाँ से अब यहाँ ये तो सारी बात वो बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड बात है। अब मैं अजम्पशन की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जब शाहिद खाकान अब्बासी ने ज़्यादा ज़िद की ना कि नहीं होगा, तो शाहिद खाकान अब्बासी को या तो शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के ज़रिए फ़ोन करवाया है,
या फिर और किसी के जरिए फ़ोन करवाया होगा कि जी देखें मान जाए। देखें एजाज, इसमें एक सवाल और भी ठीक पैदा है, तो होता है। अब मैं ये समझता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी ने जो बातें की थी हमारे शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में, और शाहजेब भाई ने उन्हें बड़ा टख बड़े भरपूर सवालात किए थे और शायद खाकान अब्बासी साहब ने जवाब नहीं दिए थे। मैं आज अभी मुझे ये कमीशन रिपोर्ट से पता लगता है कि शायद खाकान अब्बासी मॉरली एक अच्छे आदमी हैं। उन्होंने एक तो ये कि एक बंद कमरे में अपने वजीर की डिफेंड किया, और जब प्रोग्राम आया तो अपनी हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे और उस फैसले को डिफेंड, उन्होंने वो कह सकते थे ना कि जी मैं तो यूं था और हमारी तलखी भी हो गई। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अगर इंटरवेंशन की होगी तो क्या किस साइड से की होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब, जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने बज़ाहिर एक अच्छी बात की कि अपने मिनिस्टर के साथ खड़े हुए, क्या उन्हें वहाँ स्टैंड प्रैक्टिकली नहीं लेना चाहिए था अपने मिनिस्टर के साथ कि वो कहते हैं मैं भी इस्तीफा दूंगा? नहीं आसिफ, मैं अब आपको नहीं, वो कहते हैं अगर जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, नहीं, क्योंकि डीजीसी जो है ना, डीजीसी का बॉस कौन है? आर्मी चीफ, उसका बॉस है सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दिफा का बॉस है वजीर दिफा, और वजीर दिफा का कोलीग है वजीर कानून। आसिफ, उसका सौदा एक डीजीसी कैसे कर सकता? अच्छा मैं आखिरी बात करता हूँ और फिर बात ख़त्म कर देते हैं। मेरे ख्याल में आसिफ ये जो बड़ी मैं और आप ना आइडियल बातें करते हैं, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब मुझे बताएं, हम एक नज़म में काम करते हैं ना, एक अदारे में काम करते हैं, ऐसे ही बीसियों बातें होती हैं, हमारे अपने बॉसेस से इख्तलाफात होते हैं ना। वो कह देते हैं कि जी ये जो है ना ख़बर नहीं जाएगी, हो जाता है ना, या यार ये खबर हम दे देते हैं, वो कहते भी नहीं जाएगी, लेकिन खबर रुक जाती है, हमें पता लग जाता है। मुख्तलिफ इदारों में माजी में भी होता रहा ना। हमारे किसी बात पे इख्तलाफ भी हो जाता है ना, क्या हम रिजाइन दे देते हैं? नहीं, देखें असाइनमेंट के हवाले से तो डिसीजन वो लेना होता है ना ऊपर, लेकिन ऐसा कई दफ़ा हुआ है मीडिया हाउसेज में कि किसी को निकाला गया, बहुत सारे लोग साथ चले गए हैं, ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ जब उन्हें टीम से निकाला जा रहा था तो शायद वो इंतहाई कदम होता है आसिफ। लेकिन बाद में देखें ना, शायद खाकान अब्बासी साहब बाद में उस डीजीसी को डिफेंड भी कर रहे हैं कि उन्होंने जी वो तो उस टीम में थे। और यार मेरा ये ख्याल है शायद खाकान अब्बासी साहब को भी पता है कि मैं अगर उसके खिलाफ बात करूं तो बाकी तो सारे लोग उसके हक में बात कर रहे हैं। चलें किसी लेवल देखे ना, सारे लोगों ने, सब लोगों ने A to Z ने आके तो वहां पर हक में बात की। सिर्फ अबसार आलम एक बंदा वहां पर था जिसने बताया, और अबसार साहब ने बेचारा वो बात बताई जो कि उनके साथ हुई कि वो फैज़ मीर साहब फ़ोन कर रहे थे कि फलां चैनल 92। अच्छा एजाज, एक आखिरी बात, अब ये जो दो बातें ना जो अबसार साहब ने बताई, वो भी डीजीसी को किसी ने नहीं कहा था चैनल बंद कराने के लिए, ठीक है। दूसरा ये जो डीजीसी के इस्तीफे वाला जो आपने उन्होंने तजावत से मैंडेट किया, मेरा ख्याल है कमीशन को इन चीज़ों को भी फिर मज़ीद बारीक बीनी से, और आज जो आपने खबर दी है मेरा ख्याल है ये इस कमीशन की सबसे बड़ी खबर है कि जब डीजीसी को हुकूमत भेजती है मुज़ाकरात के लिए तो वो अपने तौर पर वज़ीर कानून के मुस्ताफ़ी होने के एग्रीमेंट को साइन करके आके बता देते हैं कि मैं कर रहे हैं, ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मेरे ख्याल में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एजाज, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये इतनी ज़बरदस्त मालूमात बताई। अब जो लास्ट एक बात है NDMA की, यार आसिफ, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने एक तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि ये लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मीडिया इनकी ख़बरों को शायद उस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहा। इनकी तरफ से एक पैगाम आया था मुझे, इनकी तर्जुमान है, उन्होंने भेजा था, तो वो मैं पढ़ देता हूँ, हमारे लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी तरफ से आया है, NDMA की तरफ से, मुल्क भर में 17 से 22 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला मुतवक्का है, जबकि 25 से 29 अप्रैल के दौरान दूसरा स्पेल बारिश का और तेज़ हवाओं के साथ जालाबारी का बायस बन सकता है। लिहाजा ख़तरे से दो चार पहाड़ी इलाकों की तरफ सफ़र और बरसाती नदी नालों को पार करने से गुरेज करें। बिजली के खंभों, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें, मौसमी हालात से बाखबर रहें और मोहतात रहें और महफूज रहें। मेरे ख्याल में बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। दुबई में सैलाब आया है और दुबई के जो सैलाब के बाद आपके बलूचिस्तान में भी सैलाब का पानी आ रहा है जी। तो हम पूरी दुनिया में जो मौसमी तब्दीली के बायस मुतासर होने वाले जो शदीद मुतासर होने वाले ममालिक की
जो फहरिस्त है 7वें नंबर पे है। 7वें नंबर पे एजाज पिछले महीने 39 लोगों की जान गई है बारिशों की वजह से, सैलाबी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में। तो हम दुआ गो हैं, हमारे किसानों की फसल भी तैयार है, उनकी मेहनत पूरे साल की, गंदम की फसल तैयार है, सिंध में कटाई हो रही है, पंजाब में फसलें तैयार हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस आफत से पाकिस्तान को दूर रखे और कम से कम नुकसान हो, हमारे अल्लाह ताला हमारे किसानों को इस नुकसान से बचाए। स्पोर्ट प्राइस का इशू भी उनका चल रहा है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लोगों की जान और माल की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को इस मुश्किल से जो है वो दूर रखे। मेरा ख्याल है काफ़ी है एजाज, मेरे ख्याल में यही है। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। प्रोग्राम के बारे में अच्छी बुरी राय देते हैं हम, उसका जिक्र फ़ख्र दुरानी आए तो बड़ा रेगुलर करते हैं, आसिफ भाई और मैं अक्सर भूल जाते हैं। तो अगर आपने कोई मालूमात देनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो talkshock777@gmail.com पे हमें दीजिए।